हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 1 फरवरी और आज का दिन होता है बजट का दिन। देखना होगा इस बार के बजट में क्या कुछ रहता है। आज बजट पर डिटेल में मैं वीडियो बनाऊंगा। बजट पास होने के बाद उस पर चर्चा तो की जाएगी दिन में। फिलहाल आज के करंट अफेयर में हम लोग बात करेंगे आज के दिन के करंट अफेयर के क्वेश्चन के बारे में। लेकिन हमेशा की तरह शुरुआत करते हैं हम लोग कल के रिविजन से। कल हम लोगों ने जो चीजें पढ़ी थी उसको 1 मिनट में क्विकली रिविजन करेंगे, उसके बाद आज की तरफ बढ़ेंगे। कल हम लोगों ने पढ़ा था कि महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि पर शहीद दिवस मनाया जाता है, 30 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है ना, गलती से 1 फरवरी यहाँ लिख उठा है, 30 जनवरी को मनाया जाता है। इसके अलावा गणतंत्र दिवस परेड में किसकी झांकी ने प्रथम पुरस्कार जीता है? इस बार संस्कृति मंत्रालय की झांकी ने जीता है। यूनेस्को की विश्व विरासत सूची 2024-25 के लिए मराठा सैन्य परिदृश्य को नामांकित किया है भारत ने, ये महाराष्ट्र में स्थित है। इसके अलावा यूपी सरकार ने अयोध्या में उत्तर प्रदेश की पहली जल मेट्रो सेवा शुरू करने की घोषणा की है। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं अनिल कुमार लोहाटी, पहले रेलवे बोर्ड में अध्यक्ष थे। ओडिशा राज्य सरकार ने लघु वन उपज के लिए लाभा एमएसपी योजना शुरू की हुई है। और अभी 15 साल का गैस आपूर्ति समझौता किया है बांग्लादेश ने कतर के साथ। और पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ असम नाम की पुस्तक का पहला खंड लॉन्च किया है हेमंत बिस्वा शर्मा ने, असम के चीफ मिनिस्टर हैं। एनटीपीसी लिमिटेड को भारत में शीर्ष नियोक्ता टॉप एम्प्लॉयर 2024 का अवार्ड मिला है। भारतीय मुक्केबाज मनदीप जांघड़ा इंटरकॉन्टिनेंटल खिताब 2024 जीत चुके हैं। ये टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस थे कल की वीडियो से, जिनका आपने किया है क्विकली 1 मिनट में रिवीजन। अब बात करेंगे आज की करंट अफेयर की, लेकिन इसकी पीडीएफ और क्विज आपको एमजेटी ऐप पर मिलेगी, तो आप क्विज और पीडीएफ जरूर जाकर के डाउनलोड कीजिए। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, हाल ही में वित्त मंत्रालय ने आर्थिक सर्वेक्षण की बजाय कौन सी रिपोर्ट जारी की? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो बजट, जैसा कि आप जानते हो, बजट जो आता है, ठीक है ना, वार्षिक बजट, इस पर मैं अभी अब डिटेल में वीडियो तो आज दिन में बनाऊंगा ही, पूरा समझाऊंगा ही क्या होता है कैसे होता है। लेकिन बजट से एक दिन पहले आर्थिक सर्वेक्षण आया करता है, आर्थिक सर्वेक्षण आता है, ठीक है ना। लेकिन इस बार क्या है, इस बार बजट जो है वो पूरा बजट आ नहीं रहा है, ये आ रहा है अंतरिम बजट। तो अंतरिम बजट जो है आने से पहले आर्थिक सर्वेक्षण ना जारी करके एक रिपोर्ट पब्लिश की है भारत के वित्त मंत्रालय ने। इस रिपोर्ट का नाम है भारतीय अर्थव्यवस्था एक समीक्षा, इंडियन इकोनॉमी रिव्यू। यहाँ पर देखिए कुछ इस प्रकार से इन्होंने रिलीज किया हुआ है जनवरी 2024 में, द इंडियन इकोनॉमी रिव्यू। तो हालांकि ये लंबी पीडीएफ फाइल है, 74 पन्नों की है, खोला था मैंने, कुछ समझ में नहीं आया। वैसे में आसान भाषा में मैं जो न्यूज आर्टिकल वगैरह बाकी सब जगहों पर समझ पाया हूँ उसको मैं आपको समझा देता हूँ, जो महत्वपूर्ण चीजें हैं। वैसे तो दिन में वीडियो आएगी तो आपको अच्छे से समझाया जाएगा। केंद्रीय बजट से पहले जो आता है आर्थिक सर्वेक्षण होता है, मोटा मोटा आप समझो, जैसे आप क्या है कि आपके लिए नया साल शुरू होता है जब, तो नए साल में नए नए खूब वादे करते हो, है ना। वादा मतलब किसी और से वादा नहीं, अपने आप से जो वादा करते हो उसकी बात कर रहा हूँ कि इस साल मैं ये कर लूंगा, इस साल मैं वो कर लूंगा, क्या क्या चीजें हमें करनी है, ठीक है। ऐसे जैसे अगर आप घर में कोई बजट मान लो शुरू करते हो 1 तारीख, जैसे आज भी 1 फरवरी है, तो 1 तारीख से शुरू करोगे कि जैसे फरवरी का बजट बनाना हो आपको कि फरवरी में हमें क्या क्या खर्च करना है, कहाँ कहाँ पर खर्च करना है। तो इसको देखने के लिए आप 1 तारीख को बजट लॉन्च करते हो अपने घर का, मान लो, ठीक है। बहुत ही सिंपल एग्जांपल इसको। लेकिन आप कैसे कैसे लगाओगे? क्या आप ऐसे अंदाजा कर दोगे कि हम चलो 1 लाख खर्च करेंगे, आपकी आमदनी है 10,000 20,000, आप खर्च करने का ठान लिए 1 लाख? ऐसे नहीं होता। आपको अपना देखना होगा कि रेवेन्यू कितना जनरेट हो रहा है। हाँ, अगर आवश्यकताएं नहीं पूरी हो रही है, कोई जरूरी चीज है, थोड़ा बहुत लोन ले लिया जाएगा, लेकिन फिर थोड़ा सा उसी हिसाब से थोड़ा 19-20 का लोन लेकर के बजट करेंगे, ठीक है जी। लेकिन एक अनुमान भी तो होना चाहिए आपके पास कि कितना खर्च करना है और कहाँ कहाँ पर खर्च करना है, कहाँ कहाँ पर पिछले महीने में नहीं हो पाया था और जो चीजें रह गई थी उनको अगले महीने में करना है। तो जो पिछले महीने का जो एक रिव्यू होता है ना, कि कहाँ कहाँ हमने पिछले महीने खर्च किया था, कहाँ ज्यादा खर्च हो गया था, कहाँ कम करना था, कहाँ ज्यादा हो गया, या कहाँ पर और करना चाहिए, ये सभी की एक रिपोर्ट आती है, उसे कहते हैं आर्थिक सर्वेक्षण। तो आर्थिक सर्वेक्षण, इकोनॉमिक सर्वे जो है वो प्रत्येक वर्ष 31 जनवरी को जारी किया जाता है
बजट से एक दिन पहले, वैसे सही भाषा कहें तो बजट से एक दिन पहले जारी किया जाता है। अब बजट चूंकि एक पैटर्न बन गया है कि 1 फरवरी को ही जारी हो रहा है कुछ सालों से। अब ऐसा नहीं कि भारतीय संविधान में लिखा था 1 फरवरी, पिछले कुछ दशकों से लॉन्च हो रहा है 1 फरवरी को, तो इसलिए 1 फरवरी को ये आता है, तो 31 जनवरी को इकोनॉमिक सर्वे आता है। तो इकोनॉमिक सर्वे में ये बताते हैं कि पिछले साल हम लोगों ने कहाँ कुछ क्या खर्च किया, कितना खर्च करना था, क्या हमारी अचीवमेंट रही, कैसे क्या रहा। और 1 फरवरी को हम लोग ये बताते हैं कि अगले आने वाले वित्तीय वर्ष में हम लोग कहाँ कहाँ खर्च करेंगे। समझ में आई बात? आई होप आप ये रूम के खर्च या घर के खर्च से बहुत बढ़िया से रिलेट करके समझ पाओगे। तो यही है। तो ये जो अभी अब की बार आया कि इकोनॉमिक सर्वे नहीं आया, अब की बार एक समीक्षा रिपोर्ट जारी कर दी है, छोटा सा एक 74 पन्नों की पीडीएफ लॉन्च कर दिए। भारत के जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर हैं वी अनंत नागेश्वर जी, इनका नाम याद रखिएगा। इन्होंने एक रिपोर्ट तैयार करी हुई है, भारतीय अर्थव्यवस्था एक समीक्षा करके। इस रिपोर्ट में क्या बड़ी बड़ी बातें कही हैं, इनको हम लोग देखेंगे। देखो, इसमें ये कहे हैं कि अगले 3 वर्षों में भारत की अर्थव्यवस्था $5 ट्रिलियन तक पहुंच जाएगी। 2030 तक ये $7 ट्रिलियन तक भी पहुंचने की संभावना है। इन्होंने कहा भारत जो है वित्तीय वर्ष 2024 में वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं को पीछे करते हुए 7.2% की जीडीपी की वृद्धि दर को पार कर जाएगा। यानी इस वाले वित्तीय वर्ष में ये जीडीपी की ग्रोथ रेट जो है ये 7.2% को पार करेगा। बहुत ही बड़ी मात्रा है, समझ लो, बहुत बड़ा रेट है ये अपने आप में, इतनी बड़ी जीडीपी की अगर बात कर रहे हो अगर आप। संयुक्त राज्य अमेरिका और ब्रिटेन के बाद भारत विश्व स्तर पर तीसरी सबसे बड़ी फिनटेक इकोनॉमी होगा। फिनटेक मैंने आपको बताया था ना, जब फाइनेंस से जुड़ी हुई कोई कंपनी हो या स्टार्टअप हो और उसमें टेक्नोलॉजी भी इस्तेमाल हो रहा हो, उसे फिनटेक कहते हैं। जैसे आप ले लो, जैसे गूगल पे हो गया, फोन पे हो गया, ये सभी फिनटेक कंपनियां हैं, मतलब इनका फाइनेंस से रिलेशन है और ये टेक्नोलॉजी का यूज करती हैं। तो भारत तीसरी सबसे बड़ी फिनटेक कंपनी है, फिनटेक इकोनॉमी है, सॉरी। इसके अलावा दुनिया में चौथा सबसे बड़ा शेयर बाजार भारत में हो गया। अभी कुछ दिन पहले ही मैंने बताया था, भारत ने हांगकांग को पीछे किया है। पीएम जनधन योजना के मामले में बैंक खाता रखने वाली महिलाओं का प्रतिशत भी काफी बढ़ गया है। जैसा कि हमने कहा कि इकोनॉमिक सर्वे ये बताता है कि हमने क्या क्या अचीव कर लिया है। ठीक है। उच्च शिक्षा में महिलाओं के लिए सकल नामांकन अनुपात, जिसे जीईआर कहा जाता है, इस रेशियो में उल्लेखनीय वृद्धि देखने को मिली है। और रिपोर्ट जो है सरकारी समर्थन के कारण एमएसएमई क्षेत्र में गतिशीलता पर प्रकाश भी डालती है कि एमएसएमई क्षेत्र भी बढ़ा हुआ है। ठीक है जी, ये मोटा मोटा रहा इकोनॉमिक सर्वे का जो आया हुआ है वो। ठीक है। रिपोर्ट 1 फरवरी को यानी कि आज निर्मला सीतारमण जी अपना छठा बजट पेश करेंगी। और मैंने आपको एक नाम बताया था, याद हो, कुछ दिन पहले ही, जस्ट 2 दिन मुझे याद आ रहा है, 2 दिन पहले मैंने आपको बताया था कि भारत के कौन से ऐसे वित्त मंत्री थे जिनके नाम 10 बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड है, साथ ही साथ वो आगे चल करके प्रधानमंत्री बने। कमेंट करके नाम जरूर बताइएगा। उनके बाद दूसरी ये बन गई हैं सीतारमण जी। अंतरिम बजट इस बार पेश किया जाएगा। अंतरिम बजट क्यों पेश किया जाएगा? क्योंकि इस बार लोकसभा के चुनाव लगे हुए हैं। तो जब लोकसभा के चुनाव लगे होते हैं तो फिर अंतरिम बजट पेश किया जाता है। मतलब क्यों? क्योंकि अभी मान लो ये साल भर का अपना बजट पेश की और उसके बाद पता लगा कि सरकार बदल गई, सत्ता बदल गई, तब क्या होगा बजट का? क्योंकि चुनाव तो अभी भी आगे होना है। ठीक है, तो इसलिए अंतरिम बजट पेश किया जाता है और इसे ही वोट ऑन अकाउंट बजट भी कहा जाता है, क्योंकि पूरा पूरा फोकस होता है कि कैसे लुभावने चीजें या कैसे क्या चीजें लॉन्च करके जनता से वोट लिया जाए, तो इसीलिए इसे वोट ऑन अकाउंट भी कहा जाता है। ठीक है ना। तो ये एक कहने वाली या कहें कि चिढ़ाने वाली भाषा है और अंतरिम बजट जो है ये ऑफिशियल भाषा है। ठीक है ना। तो अंतरिम बजट क्यों? क्योंकि चुनाव है इसलिए, वरना पूरा बजट आता। तो इसलिए ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ी, इसलिए पूरा पूरा इकोनॉमिक सर्वे भी नहीं आया। ठीक है जी। चलिए, आई होप मैं आपको ये क्वेश्चन समझा पाया हूं। अगला, हाल ही में जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2023 में भारत किस स्थान पर है? तो दोस्तों, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स आया, भारत 93वें स्थान पर है इसमें। यानी भारत जो है, भारत से नीचे केवल 92 ऐसे देश हैं जो कम करप्ट हैं और भारत जो है 93 नंबर पर आता है करप्ट देशों के मामले में। अगर देखा जाए जो कम करप्ट देश हैं उनमें 93वें नंबर पर आता है। मतलब जैसे जैसे रैंक बढ़ती जाएगी वैसे वैसे मतलब उस देश में करप्शन ज्यादा होता जाएगा। ठीक है। तो भारत जो है ये ओवरऑल स्कोर पाया है 39 100 में, और इसकी रैंक जो है वो 180 देशों में 93 है। पिछली बार की अगर मुकाबले की बात करें तो एक रैंक घटी ही है। ठीक है ना, 2022 के मुकाबले अगर बात करें तो यहाँ पर देखो डेनमार्क स्कोर 90 के साथ टॉप पर है, फिनलैंड का स्कोर 87 है, न्यूजीलैंड का स्कोर 85 है।
स्कोर जिसका ज्यादा है तो उसका मतलब वो बेटर पोजीशन पर है, जिसका स्कोर कम है उसकी रैंक यहाँ ज्यादा मिलेगी आपको, ठीक है ना। जैसे अगर अमेरिका की बात करें तो वो शायद 69 रैंक पर है, और उसके बाद पाकिस्तान की बात करें तो 133वें नंबर पर है ना। ऐसे ऐसे देश भी हैं। तो अपना जो देश है भारत, ये 93वें नंबर पर है। इसको जारी कौन करता है, ये क्वेश्चन बनता है। तो जारी करता है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, ठीक है। तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा सीपीआई इंडेक्स जारी की जाती है। कभी कभी ये करप्शन परसेप्शन ना पूछ करके सीपीआई पूछ लेता है, या कभी कभी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक लिखकर पूछेगा हिंदी में, तो हिंदी वाले कंफ्यूज रहते हैं। तो ध्यान रखना, चाहे सीपीआई पूछे, चाहे करप्शन परसेप्शन पूछे, चाहे भ्रष्टाचार धारणा पूछे, ये बहुत पूछा जाता है, इसलिए मैं आपको हर एक एंगल से बता रहा हूँ, ठीक है। ये ध्यान रखना, बहुत महत्वपूर्ण रैंक है ये। अब कुछ और ऐसे इंडेक्स और रैंकिंग जो हैं पिछले दिनों में चर्चे में, उनको हम लोग रिकॉल करेंगे। जैसे नॉर्ड लेयर की ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स आई थी, इसमें भारत 64वें स्थान पर था। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स अभी रिपीट हुई है, इसमें भारत 80वें स्थान पर है। एमएससीआई की ईएम सूचकांक आई थी, इसमें दूसरे पर भारत है। स्टार्टअप फंडिंग वैश्विक रैंकिंग में भारत चौथे पर है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक, इसमें इस बार भारत 7वें पर आ गया है, पिछली बार 8वें पर था। विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धात्मकता रैंकिंग में भारत 49वें पर है। महिला नेतृत्व वाले स्टार्टअप में हम तीसरे पर हैं हम लोग, और कर्मचारियों के वेलबीइंग में हम लोग हैं दूसरे स्थान पर। मर्सर की वैश्विक पेंशन सूचकांक आई थी, इसमें अपन लोग हैं 45वें स्थान पर। अगला, हाल ही में हेमंत सोरेन के इस्तीफे के बाद झारखंड के नए मुख्यमंत्री कौन बने। तो दोस्तों कल एक बहुत बड़ा ड्रामा हुआ, ड्रामा ही चल रहा था पूरा दिन भर। हेमंत सोरेन जो है झारखंड के जो कि चीफ मिनिस्टर हैं, इन्होंने इस्तीफा दिया। इस्तीफा ये ईडी के गिरफ्त में होने के दौरान दिए। ईडी यानी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट इनको गिरफ्तार कर ली थी, उस दौरान इन्होंने इस्तीफा दिया। राज्यपाल को इस्तीफा दिया गया, राज्यपाल ने इस्तीफा एक्सेप्ट किया, और उससे जस्ट पहले थोड़ा मीटिंग भी हुई थी इनकी, और झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी के बीच में मीटिंग हुई, और एक नए ही उसी में से पार्टी में से एक नए व्यक्ति को नया मुख्यमंत्री का बना दिया गया है। वो नए व्यक्ति कौन है? चंपई सोरेन। चंपई सोरेन को राइट हैंड माना जाता है, राइट हैंड माना जाता है शिबू सोरेन का। शिबू सोरेन कौन है? शिबू सोरेन हेमंत सोरेन जी के पिताजी हैं, और पार्टी के संस्थापक भी हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के। ये हेमंत सोरेन है। इसके अलावा ये है चंपई सोरेन, जो कि अब नए सीएम बने हैं। एक्चुअली में यहाँ पर विधानसभा में सीटें 81 हैं, और बहुमत के लिए चाहिए कम से कम 41 सीटें। तो यहाँ पर ये लोगों ने गठबंधन किया है, झारखंड मुक्ति मोर्चा का कांग्रेस पार्टी से और आरजेडी पार्टी से, इन तीनों का गठबंधन होकर के सरकार बनी थी। तब इनके पास 48 सीट हो गई थी, यानी ये तब बहुमत में पहुंचे थे। तो अब इसीलिए क्योंकि इसकी ज्यादा संख्या में थी यहाँ पर, तो इसीलिए इसी के सीएम बने हुए हैं। तो ये मुख्यमंत्री पद छोड़ चुके हैं। अच्छा, किस मामले में इनको गिरफ्तार किया ईडी ने? इनको कथित जमीन घोटाले के मामले में गिरफ्तार किया गया है। यह है झारखंड बिहार से ही अलग हुआ था। बिहार से ये अलग हुआ था कब? 15 नवंबर को अलग हुआ था। ये 15 नवंबर का डेट इसलिए याद रखना है आपको, सन 2000 में 15 नवंबर का दिन इसलिए याद करना है क्योंकि ये बिरसा मुंडा जी की जयंती होती है। बिरसा मुंडा जी की जयंती के अवसर पर यहाँ पर 15 नवंबर को ये राज्य बना था, और 28वां राज्य बना था बिहार से अलग होकर। बेतला नेशनल पार्क यहाँ पूछा जाता है, पलामू भी पूछा जाता है, हजारीबाग पूछा जाता है, ठीक है। अगला, हाल ही में लॉन्च की गई पुस्तक एक समंदर मेरे अंदर के लेखक कौन है? तो जल लग रहा है जैसे गाना है। तो एक समंदर मेरे अंदर के लेखक हैं संजीव जोशी। संजीव जोशी एक बहुत बड़ा नाम है। संजीव जोशी जी ने ये लॉन्च किया है। ये ब्रह्मोस एरोस्पेस के डिप्टी सीईओ हैं। ब्रह्मोस एरोस्पेस समझ रहे हो? ब्रह्मोस एरोस्पेस के डिप्टी सीईओ हैं, और इन्होंने ये एक समंदर मेरे अंदर नाम की बुक लॉन्च की। अब इनकी ख्याति आप ऐसे ही समझ सकते हो। यहाँ पर आपको NSA अजीत डोभाल जी दिख रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपको ये आशुतोष राणा दिख रहे हैं, और भी बड़ी बड़ी हस्तियां हैं, बाकी को मैं पहचान भी नहीं रहा हूँ। जैसे जनरल अनिल चौहान, अजय भट्ट, ये सभी यहाँ पर शामिल हुए थे इनकी बुक के विमोचन के लिए। तो लिखा है संजीव जोशी जी ने, और ये पुस्तक का नाम है एक समंदर मेरे अंदर। पिछले दिनों में कौन सी पुस्तकें लॉन्च हुई? जैसे अभी मैंने अरूप कुमार दत्ता की पुस्तक बताई थी, असम्स ब्रेवर हार्ट लचित बरफुकन। चित्रा बनर्जी दिवा करुणी की पुस्तक आई थी, एन अनकॉमन लव। इसके अलावा MJ अकबर की पुस्तक आई थी, गांधी ए लाइफ इन 3 कैंपेन्स। मनोरमा मिश्रा की आई थी, संस्कृति के आयाम। प्रोफेसर गीता और आरिफ खान भारती ने राम मंदिर राष्ट्र मंदिर एक साझी विरासत लॉन्च की।
रघुराम राजन जो कि आरबीआई के पूर्व गवर्नर रह चुके हैं, ब्रेकिंग द मोल्ड लॉन्च किए हैं, इनकी पुस्तक पूछी जाएगी, याद रखना। हुमा कुरैशी की जेबा आई थी पुस्तक, ट्विंकल खन्ना की वेलकम टू पैराडाइज, प्रोफेसर रमेश चंद्र गौड़ की मैपिंग ऑफ द आर्काइव्स, और दो पलकों की छाव में आई थी डॉक्टर हेमा जोशी की। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस नाम से खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2024 का शुभंकर लॉन्च किया गया? तो दोस्तों खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2024 का शुभंकर लॉन्च किया है शान के नाम से। देखो खेलो इंडिया विंटर गेम्स का चौथा संस्करण जो है ये शुरू होने जा रहा है, एक्चुअली में आज से शुरू ही हो जाएगा। ये इस बार जम्मू कश्मीर और लद्दाख में खेला जाएगा। खेलो इंडिया विंटर गेम ये शीतकालीन खेलों को भारत में बढ़ावा देने के लिए शुरू किया जा रहा है। जैसे आप देखते हो ओलंपिक होता है तो विंटर ओलंपिक भी होता है, एशियन गेम्स होता है तो एशियन विंटर गेम्स भी होते हैं। तो ऐसे ही जो एशियन विंटर गेम या फिर कहें कि कॉमनवेल्थ विंटर गेम या कहें कि ये ओलंपिक विंटर गेम जो होता है विंटर ओलंपिक्स, इन सब में भारत के जो खिलाड़ी हैं ये बेहतर प्रदर्शन कर सकें और भारत को भी एक मेडल मिल सके, मतलब अलग अलग क्षेत्रों में कई मेडल मिल सके, इसके लिए ये शीतकालीन खेलो इंडिया गेम शुरू किया गया है। तो जैसे खेलो इंडिया यूथ गेम होता है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम होता है, वैसे खेलो इंडिया विंटर गेम भी होता है। तो ऐसे करके इसके 3 संस्करण हो चुके हैं, चौथा इस बार का है। 2 से 6 फरवरी तक लद्दाख में पहला स्टेज खेला जाएगा, दूसरा स्टेज इसका 21 से 25 फरवरी के बीच में जम्मू कश्मीर में आयोजित होगा। इसमें विंटर से संबंधित बहुत सारे गेम होंगे, ठीक है। तो इसका मस्कट रखा गया है सीनेसी या सॉन, सीनेसी कहो या सॉन कहो, ये राजसी हिमतेंदुआ होता है लद्दाख वगैरह में, उसी का नाम है, ठीक। अब देखो अभी तक जो 3 संस्करण हुए हैं वो कहाँ पर हुए, किसने उसको जीता, ये ध्यान रखो। पहला हुआ था लेह में, लेह और गुलमर्ग दोनों में ही, देखो 2 स्टेज में ही आयोजन होता है अक्सर। दूसरा वाला 2021 में हुआ था, वो भी लेह और गुलमर्ग में हुआ था। गुलमर्ग बोले तो जम्मू कश्मीर समझो, और लेह मतलब बोला जाए तो लद्दाख समझो, ठीक है जी। तो ये दोनों हुआ था, मतलब दोनों राज्यों में दोनों बार हुआ। उसके बाद तीसरी बार में केवल जम्मू कश्मीर में हुआ था, तीसरा वाला संस्करण जो था। इस बार वाला संस्करण फिर से 2 जगह पर खेला जा रहा है, और अगर विजेताओं की बात करें जम्मू कश्मीर ही अभी तक हमेशा से टॉप पर रहा है। अच्छा, एक जरूरी बात है, जितने भी लोग उत्तर प्रदेश स्पेशल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक ई बुक लाई गई है, एमजेटी एजुकेशन की ये ई बुक है, यानी कि अपनी ही है। और इस ई बुक की खास बात क्या है, देखो रिव्यू वगैरह तो मैंने आपको व्हाट्सएप वगैरह भेजा था, लेकिन एक बार मैं मोटा मोटा बता दे रहा हूँ, फिर से सुन लो। देखो इसमें उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर तो है ही है, 2023-2024 का पूरा डिटेल में करंट अफेयर है। इसके अलावा इसका कंटेंट जो है ना इतना ज़्यादा है जीके का और स्टैटिक का, उत्तर प्रदेश स्पेशल का, कि आपको पढ़ने में भी एक तो मज़ा आएगा, बहुत सारा बढ़िया से कंटेंट है और अच्छे तरीके से, ऐसा भी नहीं कि कहानी लिखी गई है। आप जानते हो हमारी पुस्तकें आसान भाषा में होती हैं, कुछ इस प्रकार से इसको मतलब खूब अच्छे से डिजाइन किया गया है और जिससे आपको पढ़ने में भी आसानी हो। अंत में कंप्यूटर के 250 महत्वपूर्ण प्रश्न भी दिए गए हैं, क्योंकि यूपी के कोई भी एग्जाम हो उसमें कंप्यूटर का भी वेटेज रहता है। तो उत्तर प्रदेश का बहुत ही शानदार तरीके से ये ई बुक आपके लिए ये डिज़ाइन की गई है। आप जाकर के देखोगे, जहाँ मैप का यूज़ है वहाँ मैप यूज़ किया गया है बहुत ही अच्छे तरीके से, जहाँ मतलब चैप्टर वाइज कंटेंट है, यहाँ कुल मिलाकर के चैप्टर वाइज कंटेंट है, डिटेल भी है, प्रैक्टिस सेट भी है। तो ये ई बुक मात्र 49 रुपये में लॉन्च की गई है, और मैं जानता हूँ थोड़ा सा लेट हो गया आर ओ एग्ज़ाम वालों के लिए, लेकिन फिर भी ज़्यादा लंबी नहीं है, 111 पेज की ही है, 113 पेज की है शायद। तो 113 पेज की ही किताब है, ये ई बुक है। आप इसको लेकर के अभी से भी पढ़ना शुरू करोगे ना तो 10 दिन है आपका आर ओ एग्जाम में पूरा काम करेगा, ठीक है। और उसी लेवल का बनाया गया है ई बुक, कि मतलब आपका पूरा अच्छे से एग्जाम कवर हो जाए, आप हर एक चैप्टर देख सकते हो, पूरा चैप्टर वाइज कंटेंट है। तो जिनको लेना है वो एमजेटी ऐप पर जा करके इसको लें, या फिर व्हाट्सएप का नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप व्हाट्सएप भी कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। जनवरी 2024 में मलेशिया का 17वां राजा किसे नियुक्त किया गया? तो दोस्तों मलेशिया के 17वें राजा बन गए हैं सुल्तान इब्राहिम। सुल्तान इब्राहिम मलेशिया के अब नए राजा होंगे, इन्होंने राजा के रूप में शपथ ले ली है। और ये इससे पहले यहाँ मतलब पूरे देश के राजा बनने से पहले 2010 से जोहोर के सुल्तान थे। अब ये पूरे देश के सुल्तान हैं, पहले जोहोर के सुल्तान थे, उसी में एक प्रांत समझ लो। मलेशिया की बात आई है, मलेशिया देखेंगे वर्ल्ड मैप में कहाँ पर है, तो ये रहा अपना प्यारा भारत। यहाँ से अगर आप म्यांमार, थाईलैंड वगैरह, वियतनाम छोड़ते हुए आओगे तो यहाँ पर एक देश मिलेगा, ये है मलेशिया। ये इतना पड़ता है हिस्सा,
उसके बाद ये वाला हिस्सा पड़ता है, ये मलेशिया है, ठीक है जी। यहाँ छोटा सा सिंगापुर छोड़ देना, बाकी ये मलेशिया है, ये ऊपर वाला। नीचे मत जाना, नीचे पूरा ये इंडोनेशिया है, ठीक है ना। इधर ये इंडोनेशिया पड़ जाएगा, ऊपर ऊपर वाला ही मलेशिया है, ये वाला। मलेशिया की राजधानी जो होती है ये होती है कुआलालंपुर। यहाँ की करेंसी होती है मलेशिया रिंगित, और यहाँ के प्रधानमंत्री हैं अनवर इब्राहिम। किस कंपनी ने दुनिया में पहली बार इंसानी दिमाग में चिप लगाई है? तो दोस्तों कौन कर सकता है ऐसा? न्यूरालिंक। वैसे मैंने चारों कंपनियों का जो नाम दिया है, इसका सभी का सीईओ एक ही है, एलियन मस्क, एलन मस्क, ठीक है। तो एलन मस्क की एक कंपनी है न्यूरालिंक, ये बहुत दिनों से ये काम कर रही थी दिमाग में चिप लगाने की। ये प्रोजेक्ट जो है, पहला इसका चरण समझ लो सक्सेस रहा है। पहली बार इन्होंने मनुष्य में परीक्षण किया, इससे पहले बंदर वगैरह में ये कर चुके थे टेस्ट। तो इसके तहत क्या होगा कि बेसिकली ये दिमाग में आदमी के चिप लगाएंगे। मूवीज वगैरह में जो आप देखते हो वो ये रियल करते हैं भाई साहब। न्यूरालिंक कंपनी ने कहा है कि मानव रोगी को पहला मानव रोगी जो है इसको ब्रेन चिप प्रत्यारोपण यानी ब्रेन चिप इम्प्लांट किया गया और सफल भी रहा, मरीज ठीक भी हो रहा तेजी से। इसके जरिए इंसानी दिमाग में चिप डाला जाएगा, उसको उसके नर्वस सिस्टम को कंट्रोल किया जा सकता है। नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर से अगर वो पीड़ित है तो वो सही किया जा सकता है। मतलब मैं आपको बताऊं, जैसे आप सुनते हो ना कि किसी किसी को कि क्या होता है कि लकवा मार जाता है, सुने होगी आप। लकवा जो मार जाता है तो वो तंत्रिका तंत्र का ही एक फेलियर होता है, और तंत्रिका तंत्र जो है वो कंट्रोल होती है माइंड से। तो रिसर्च में ये पाया गया है कि अगर उस व्यक्ति के माइंड में वो जो लिंक है जो टूट गया है, जिसकी वजह से ये वो चल फिर नहीं पा रहा है, जिसको आम लोग ये सोचते हैं कि इसका पैर खराब हो गया है, इसका ये बॉडी खराब हो गया, एक्चुअली में उसके दिमाग में वो पॉइंट्स खराब हो रहता है। अगर वही पॉइंट को अगर मेंटेन कर दिया जाए तो अगेन वो चल फिर सकता है और बढ़िया से हो सकता है। यानी बॉडी में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, दिमाग में प्रॉब्लम होती है, और उसी जगह पर यहाँ पर ये काम करेगा। ये चिप एलियन मस्क है भैया, ये कुछ भी कर सकता है बंदा। ये एलियन मस्क ऐसा रॉकेट बनाए हुए हैं जो रीयूजेबल है सबसे पहले। मतलब अब तो सभी लोग बनाने लग गए हैं, लेकिन जब ये बना दिया है बंदा तब कोई सोचा भी नहीं था। हाइपरलूप, हाइपरलूप वन की कंपनी है। इसके अलावा द बोरिंग कंपनी, मतलब एक एक्स्ट्रा ऑर्डनरी, एक्स्ट्रा से भी एक्स्ट्रा ऑर्डनरी, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी भी सब दिन के लिए कम पड़ जाएगा। आगे 6 से 9 फरवरी 2024 के मध्य कहां पर भारत ऊर्जा सप्ताह शुरू किया जाएगा? तो दोस्तों 6 से 9 फरवरी तक गोवा में भारत ऊर्जा सप्ताह यानी इंडिया एनर्जी वीक शुरू होगा। और इसमें क्योंकि ये ग्लोबल लेवल का है तो इसमें दुनिया भर से भी बहुत सारे देशों के रिप्रेजेंटेटिव आ रहे हैं, हिस्सा लेंगे इस इवेंट में। तो गोवा में होगा, भारत में होगा, 17 देशों के मंत्री स्तरीय प्रतिनिधि मंडल यहाँ पर हिस्सा लेंगे, जिसमें कनाडा, जर्मनी, रूस, नीदरलैंड, यूके, यूएसए, ये 6 देश भी इसमें शामिल हो रहे हैं। गोवा आया है, गोवा के बारे में जान लो पहले। गोवा जो है पिछले दिनों में क्यों चर्चे में आया था, इसको देख लेते हैं। जैसे 54वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव हुआ, राष्ट्रीय खेल इस बार 37वां वाला गोवा में ही आयोजित हुआ था 2023 का, इसको ध्यान रखना 2023 का, जिसका मस्कट मोगा को रखा गया था। 3 पुस्तकें यहाँ के गवर्नर ने लॉन्च की हुई थी। फ्री आईवीएफ ट्रीटमेंट, ये पूछा जाएगा आपसे, ये वाला पहला राज्य था। गोवा बेबिंका हलवा और गोवा मनकुरा डाम को जीआई टैग मिला। निर्यात तैयारी सूचकांक हो या राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक हो, छोटे राज्यों में टॉप पर गोवा ही रहता है। गृह आधार योजना इन्होंने गृहिणियों के लिए लॉन्च किया था। गोवा अगर आप देखोगे तो मैप में सबसे छोटा राज्य ये रहा गोवा। प्रमोद सावंत यहाँ के सीएम, पीएस श्रीधरन पिल्ले यहाँ के गवर्नर। 2 जिलों वाला ये राज्य है, सबसे छोटा राज्य है। पणजी इसकी राजधानी है। 40 विधानसभा में सीटें, 2 लोकसभा में और 1 राज्यसभा में सीट यहाँ से जाती है। ठीक है जी। घोड़े मुड़नी, डडेलो, दिवाली नाच यहाँ के प्रमुख लोक नृत्य हैं। अच्छा, एक और बात, एसएससी का कॉम्बो बैच आज से स्टार्ट हो चुका है, तो डेमो वगैरह भी आ गई है। जिन्होंने नहीं एडमिशन लिया है वो एडमिशन ले सकते हैं। सभी एग्जाम्स के लिए ये यूजफुल होने वाला है, ठीक है ना, एसएससी के। हाल ही में मिली जानकारी के अनुसार 2023 में दुनिया की सबसे ज्यादा बिकने वाली कार निर्माता कंपनी कौन सी बन गई? तो ये बन गई है टोयोटा। बन क्या गई है? पिछले 4 साल से लगातार यही टॉप पर है, टॉप पर ये बनी हुई है पिछले 4 साल से। दुनिया में सबसे ज्यादा बिकने वाली कार है, ठीक है जी। अभी आप इंडिया में सुनते हो या बाकी जगहों पर सुनते हो, बहुत बड़ी बड़ी दूसरी दूसरी कंपनियां रहती हैं, लेकिन ओवरऑल अगर विश्व में देखा जाए तो टोयोटा ही बाजी मारती है हर बार। अभी देखो इसने कितना बेचा है,
एक गाड़ी लेने में कितना हालत खराब हो जाता है हम लोगों का। यहाँ पर देखो 1.12 करोड़ यूनिट पर ईयर बेच रहे हैं भाई ये। 2023 में इतनी बिक्री हुई है पर यूनिट, ठीक है ना, रुपया नहीं। 1.12 करोड़ यूनिट बेचे हुए हैं गाड़ी टोयोटा वाले। जापानी कंपनी है ये, दुनिया में सबसे ज्यादा बिकने वाली कार निर्माता कंपनी है लगातार 4 साल से। और वोक्सवैगन एजी जो है ये 92.4 लाख यूनिट बेच करके दूसरे स्थान पर है। ठीक है जी, आगे आईएमएफ ने चालू वित्तीय वर्ष में भारत के जीडीपी ग्रोथ रेट का अनुमान कितना बताया है। आईएमएफ ने फिर से अनुमान जारी किया है, जैसा ये लोग करते रहते हैं। ये लोग को पता नहीं क्या रहता है कि अनुमान, इनका अनुमान हमेशा गलत रहता है लेकिन फिर भी जारी करते रहते हैं। जैसे अभी जारी किए हैं 6.7%, पहले 6.3% था, घटाते बढ़ाते रहते हैं। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड नाम से एक संस्था है, कहने को तो बहुत बड़ी संस्था है, वर्ल्ड बैंक की बहन समझ लो इसको, है ना। वर्ल्ड बैंक लंबे समय के लिए लोन देता है तो ये शॉर्ट टर्म के लिए लोन देता है, लेकिन इसके इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होते हैं, वर्ल्ड बैंक के इंटरेस्ट रेट कम होते हैं। फिलहाल आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है इसकी स्थापना 1945 में हुई थी, वाशिंगटन डीसी में हेडक्वार्टर है। अध्यक्ष इसकी हैं क्रिस्टलिना जॉर्जिवा, और दूसरी सबसे बड़ी अधिकारी या कहे कि उपाध्यक्ष कह लो तो मोटा मोटा गीता गोपीनाथ जी हैं। गीता गोपीनाथ ये भारतीय मूल की हैं। गीता गोपीनाथ के बारे में मैंने आपको ये भी बताया था कि आईएमएफ की हॉल ऑफ फेम वाली जो वॉल हुई थी ना, वॉल मतलब एक दीवार होती है हॉल ऑफ फेम वाली, जो सबसे बेस्ट रहते हैं मुख्य अर्थशास्त्री उनकी, तो उनमें इनका भी नाम, इनकी भी फोटो मतलब वहां पर टांगी गई है। चीफ इकोनॉमिस्ट पियरे ओलिवर गोरेंचस हैं अभी के टाइम पर। आईएमएफ ने बताया है कि 6.7% इस चालू वित्तीय वर्ष में रहेगा। जीडीपी क्या है ये सब चीजें आज की बजट वाली वीडियो में बता दूंगा। तो आज बस इतना ही रखते हैं। ये थे टॉप 10 करंट अफेयर क्वेश्चन। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी आज की करंट अफेयर। बाकी डिटेल के लिए आप हमें चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और यहाँ पर पीडीएफ आपको भेजी जाती है टेलीग्राम पर, टेलीग्राम से पीडीएफ कर लो। एएलपी बैच जो है ये 5 तारीख से स्टार्ट होगा, न्यू एएलपी बैच, और एसएससी का कॉम्बो बैच जो है ये आज से स्टार्ट हो जाएगा 1 फरवरी से। तो सभी स्टूडेंट जो हैं प्री लॉन्च ऑफर का फायदा उठाइए, एडमिशन ले लीजिए फटाफट से, जिससे फिर क्लासेस बढ़िया से आप झूम करके ले सको। कल मैंने क्वेश्चन पूछा था, भारत में प्रिंटिंग प्रेस लाने का श्रेय किसे जाता है? पुर्तगालियों को जाता है। और वर्ष का पहला ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट कौन सा होता है? तो ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है। आज आपको क्या बताना है, निम्न में से किस स्वतंत्रता सेनानी की पुण्यतिथि पर 23 मार्च को शहीद दिवस मनाते हैं? बहुत ही आसान है। भारत के मराठा सैन्य प्रदेश में कुल कितने घटक शामिल हैं? ये भी बता दीजिए। जो अभी सैन्य प्रदेश जो यूनेस्को में भेजा गया है उसमें, ठीक है ना, यूनेस्को में जो भेजा गया है उसमें। चलिए, तो ये दोनों क्वेश्चंस के बारे में जो भी कमेंट करना हो, आंसर करना हो बताइएगा जरूर। किताब भी आप ले सकते हो, अमेजन पर अवेलेबल है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।